हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये हमारा क्लास 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के इतिहास पे अपलोड कर चुका हूँ, जो एक सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में। तो आप उनको जरूर देखिए। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की हमारा क्लास 6 है, जिसमें हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश का पार्ट 1, आप उसको भी जरूर देखिए, है ना। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश पार्ट 2 में। मेनली हम देखेंगे कौन कौन से वंश को देखेंगे। देखिए, हम देखेंगे सोम वंश के बारे में जानकारी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल में लेने वाले हैं। किनके? सोम वंश के बारे में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसमें क्या क्या देखेंगे? सोम वंश देखेंगे, कांकेर के सोम वंश, मैकल के सोम वंश, पांडु वंश के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ बाण वंश के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजवंशों का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं सोम वंश के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए अभिलेखों में इस वंश ने अपने आप को ससित या शशि वंश या फिर सोमवंश, सीतासु वंश, चंद्रावयन एंड ससधरानाय से संबोधित किया। तो अलग अलग प्रकार से अपना आपको इन्होंने बताया। चंद्रवंश के पर्याय भी है। और इंद्रबल ने, देखिए ये इंद्रबल ही मेन इंपॉर्टेंट है, जो सरबपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की थी। तो हमने सरबपुरी वंश के बारे में पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इंद्रबल उनका क्या एक सामंत हुआ करता था, है ना। वही जो है लास्ट में उन्हीं लोगों को जो प्रवर राज द्वितीय है, जो सरबपुरी वंश के जो राजा, उनकी हत्या करके क्या कि सरबपुरी वंश को खत्म कर दिया था और इंद्रबल ने ही पांडु वंश का नींव रखा था। तो अब जो हम सोमवंश या पांडुवंश के बारे में हम पढ़ते थे, इनके अलग अलग शाखाओं के बारे में जानकारी हमें चाहिए। एक मैकल का सोमवंश, मैकल साइड में रहते थे, है ना। उड़ीसा का सोमवंश, सिरपुर पांडुवंश का सोमवंश या फिर कांकेर के सोमवंश, इनकी 4 शाखाएं थी। तो सिरपुर या पांडुवंश वाला ही मेन इंपॉर्टेंट, जिसमें जिसका आदि पुरुष उदयन को बोला जाता है, जिसमें इंद्रबल, यही इंद्रबल है जो सरबपुरी वंश को खत्म करके, है ना, पांडु वंश की स्थापना किए थे। तो ये याद रखेंगे, सिरपुर का पांडु वंश। अब इसके 3 बेटे थे, नन्नराज प्रथम, ईशान देव और भवदेव रण केसरी। अब इन्हीं में से आगे जो बनता है, नन्नराज प्रथम से महाशिव तिवर देव, नन्नराज द्वितीय। इधर देखेंगे तो चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिव गुप्त, बालार्जुन, ज्येष्ठ पुत्र और रणकेसरी। तो इसमें जो महाशिव बालागुप्त, बालार्जुन के बारे में जो बोला जा रहा है ना, इनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपका महाशिव तिवर देव के बारे में जानकारी, महाशिव गुप्त, बालार्जुन के बारे में जानकारी और इंद्रबल, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट मेनली इंपॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए कि ये 4 शाखाओं के बारे में आप जानना है आपको। मैकाल का सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश, सिरपुर का पांडुवंश या सोमवंश और कांकेर के सोमवंश। ठीक है, तो ये चार्ट हो गया। अब हम मैप में थोड़ा देख लेते हैं इन सबका पोजीशन, ताकि आप लोगों को मैप में याद रहे। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको, पाली में जो शासन करते थे वो बाण वंश था, जिनको हम लोग देखेंगे लास्ट में। उससे पहले देखते हैं, देखिए सिरपुर, सिरपुर में जो पांडु वंश था वो 6वीं से 8वीं शताब्दी तक था, जो कि इंद्रबल वाला सेक्शन था, है ना। तो पांडु वंश ये वाला एरिया में देख सकते हैं, सिरपुर वाला एरिया। उसके बाद जो कांकेर के सोमवंश 12वीं शताब्दी के आसपास में इनका शासन हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर है? देखिए कांकेर वाला एरिया में। तो इस प्रकार से आप मैप में भी उनको ड्रॉ कर रहे हैं जिस भी वंश के बारे में आप पढ़ते हैं। उसके बाद मैकल श्रेणी का सोमवंश, देखिए मैकल श्रेणी का सोमवंश जो भी लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास में, मैकल मतलब ये कवर्धा राजनांदगांव वाले जो जंगल वाले एरिया, मैकल श्रेणी, है ना, इस वाले एरिया में इनका शासन चलता था। तो इस प्रकार से अलग अलग एरिया में सोमवंशों की अलग अलग शाखाओं के द्वारा शासन किया गया। देखिए अभी हम लोगों ने देखा है उड़ीसा के सोमवंश, तो वही एक कलिंग का सोमवंशी है उड़ीसा में, जो जो 9वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास में शासन इनका देखने को मिला है। और एक हम लोग देखेंगे लास्ट में पाली, पाली के एरिया में जो बाण वंश 9वीं शताब्दी के आसपास, इसको भी देखने को मिलेगा। तो ये 4 जो शाखाएं हैं यहाँ पर सोमवंश के, एक आपका बाण वंश के। तो इन्हीं सब चीजों को डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। इसलिए मैंने यहाँ पे मैप को पहले बताया आप लोगों को, ताकि आपको आइडिया रहे कहाँ कहाँ पर किनका किनका शासन चल रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे एक एक करके देखते हैं। मैकल के सोमवंश, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा मेन। तो मैकल के सोमवंश के जानकारी का स्रोत है मल्हार, ताम्रपत्र से हमें देखने को मिला है। इनकी राजधानी देखिए, मैकल श्रेणी के आसपास ही क्या है, अमरकंटक वाला एरिया है, इसलिए इनकी राजधानी कौन सा एरिया है? अमरकंटक है। ठीक है, शासन क्षेत्र अगर देखेंगे तो मैकल क्षेत्र वही है ना, मैकल के जंगली, मैकल के पहाड़ी में 5वीं शताब्दी के आसपास में इनका शासन था। इनके प्रमुख शासकों का नाम आपको याद करना, मैं पहले भी बोला हूं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है राजवंशों के बारे में तो शासक का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 3-4 शासक के नाम दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि इसमें से, है ना, मैकल के सोमवंश से किन किन शासक संबंधित थे, कौन नहीं था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी प्रीवियस, अगर हम सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की हम बात करते हैं तो इसके प्रमुख जो शासक थे, तो जयबल,
वत्स बल, नाग बल, भरत बल। तो याद रखेंगे बल जो वर्ड है ना, इससे आप याद रख लीजिए कि मैकल के सोमवंश में बल लिखा होता था। अब मैकल के सोमवंश में जो भरत बल जो थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप सरबपुरी वंश जब आपने पढ़ा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। जब सुदेवराज, कौन था, सुदेवराज के शासनकाल के दौरान उनकी जो पुत्री है या फिर बहन है, फिक्स नहीं है ना, उनका विवाह हुआ था। लोक प्रकाशा जिनका नाम था, इसी भरत बल के साथ विवाह हुआ था। यही भरत बल फिर उनका धीरे धीरे करके इन्हीं के थ्रू इंद्र बल जो है वो, जो इंद्र बल जो था, क्या था, सुदेवराज का क्या था, सामंत था। और इंद्र बल और भरत बल आपस में मिल करके ना, है ना, पूरा सरबपुरी वंश को ही खत्म कर देते हैं और पांडु वंश की स्थापना करते हैं। तो याद रखेंगे, तो मैकल के सोमवंश जो भरत बल के बारे में जो आपने पढ़ा है, वो मैकल के सोमवंश से संबंधित रखता था। ठीक है, इसके उत्तराधिकारी बाद में फिर सूरबल हुआ और उदयन हुआ। यही उदयन जा करके सिरपुर में क्या किया बताओ, सिरपुर का पांडु वंश का संस्थापक बना ना, सिरपुर पांडु वंश। देखिए, भरत बल के बाद सूरबल। सूरबल कहाँ था, सूरबल जो उत्तराधिकारी था वो मैकल वाले क्षेत्र में ही देखता था। ठीक है, क्योंकि जो भरत बल था उनके ही पुत्र थे सूरबल, तो वो मैकल वाले एरिया को ही देख रहा था। और उदयन जो था ये चला गया सिरपुर वाले एरिया में, इसीलिए जो सिरपुर वाला, इसको आदि पुरुष कहा गया है सिरपुर का। ठीक है, उसके बाद आता है सिरपुर में इंद्रबल। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे मैकल के सोमवंश, जिनकी जो शासनकाल था 5वीं शताब्दी के आसपास आपको देखने को मिलता है। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है सूरबल के बारे में देखिए। मैकल में कौन इंपॉर्टेंट है, भरत बल के बाद सूरबल। और सूरबल के बारे में देख लेते हैं। ये भरत बल के पुत्र थे। इनका ताम्रपत्र निम्न स्थानों से प्राप्त हुआ, जैसे मल्हार के ताम्रपत्र और बम्हनी ताम्रपत्र में इनके बारे में वर्णित है। ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में समझना नहीं, बस एक बार में जानकारी के लिए। तो सूरबल का नाम उद्दीर्ण वैर्य उत्कीर्ण। इस ताम्रपत्र के अनुसार सुररु ने जयेश्वर भट्टारक देवरानी मंदिर हेतु संगम ग्राम ताला गांव दान में दिया। तो देखिए, ताला गांव के बारे में भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो याद रखेंगे, सूरबल के बारे में इंपॉर्टेंट है ना। तो मैकल के सोमवंश में भरत बल और सूरबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सिरपुर के पांडुवंश। अभी हम लोगों ने देखा जो सूरबल तो मैकल वाले एरिया में शासन कर रहा था भरत बल के बाद, है ना, लेकिन जो उदयन को भेज दिया गया था सिरपुर के एरिया में। तो देखिए, सिरपुर के पांडुवंश 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास, तो राजधानी इनका सिरपुर था, जिसको चित्रांगदपुर कहा जाता था। याद रखेंगे, क्या कहा जाता था, चित्रांगदपुर। इंपॉर्टेंट लाइन यही है ना। प्राचीन भारत में, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से भी जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपाधि इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की है। कौन, सिरपुर के पांडुवंश के राजाओं के द्वारा मैक्सिमम राजाओं ने परम भागवत की उपाधि अपने आप को सम्मानित किया है। इनका ताम्रपत्र जो मेनली सिरपुर से जो मिला है ताम्रपत्र, उसी में इनकी जानकारी मेन मिलता है। समझ लीजिए कि सिरपुर के पांडुवंश के राजाओं के बारे में जानकारी आपको एक सिरपुर में ही ताम्रपत्र मिला है। वो भी है पट्टिका शीर्ष लिपि में लिखा हुआ, है ना, पेटिका शीर्ष लिपि में लिखा हुआ ताम्रपत्र मिला है। उसी में इनकी जानकारी मुख्यतः हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और आदि पुरुष कौन थे, उदयन, मैंने पहले ही बता दिया। कालिंजर शिलालेख में इनके बारे में उत्कीर्ण है, इनके बारे में बताया गया है कि सिरपुर पांडुवंश के आदि पुरुष के रूप में उदयन को माना गया है। और संस्थापक जो वास्तविक रूप से सिरपुर पांडुवंश के जो संस्थापक है वो है इंद्रबल। वही इंद्रबल है जो सरबपुरी वंश के समय सामंत हुआ करता था, जो बाद में आकर के अलग से शासन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये सब चीज को याद रखेंगे। यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट मैंने लिखा है काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बालावर्जुन का शासनकाल। देखिए, मैं इसी को बोल रहा था, छत्तीसगढ़ इतिहास का स्वर्ण काल बोला गया है महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल के बारे में। अभी और देखेंगे बाला शिव के बारे में डिटेल में, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल आपसे पूछा जाएगा तो महाशिव तिवर देव, ये लीवर नहीं तिवर देव, ठीक है, महाशिव तिवर देव के शासनकाल को बोला गया उत्कर्ष काल। मतलब काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है महाशिव तिवर देव के शासनकाल के दौरान। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल पांडुवंश। तो मैक्सिमम पांडुवंशों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंदिरों के निर्माण का काल अगर देखा जाए पांडुवंश, और स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल, और उत्कर्ष काल जो प्रोग्रेस का समय था वो था महाशिव तिवर देव। तो ये पांडुवंश के जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को देखा ना, पॉइंट, उसको हम लोग को देखा। अब एक एक करके हम लोग सभी राजाओं के बारे में देखेंगे, जिसको आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सबसे पहले उदयन के बारे में देखिए आप लोग, इनको आदि पुरुष कहा गया, जैसे मैंने बता चुके हम लोग। पांडुवंश का आदि पुरुष, प्रथम शासक एवं संस्थापक भी यही है, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार। कालिंजर शिलालेख में ही हमें जानकारी इनके बारे में मिला है।
इन्होंने ही कालिंजर में भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो याद रखेंगे कालिंजर शिलालेख में उद्यान के बारे में, पांडु वंश के बारे में जानकारी मिला है और इनके द्वारा ही भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो मेनली इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही उद्यान वाले में कि पांडु वंश के आदि पुरुष के नाम से जाना। अब प्रथम संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा सिरपुर पांडु वंश के प्रथम शासक या प्रथम संस्थापक तो भी उदयन आएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है ना, मतलब देखिए इन्होंने स्थापित कर दिया लेकिन सही ऊंचाइयों पर शक्तिशाली रूप से जो संस्थापित करने की बात वो था इंद्रबल। तो इसके लिए देखेंगे इंद्रबल को, इंपॉर्टेंट इसीलिए इंद्रबल हो जाता है। इंद्रबल सरभपुरी वंशी शासक सुदेव राज के सर्वाधिकारी धर्ता और दूतक थे। मैंने बताया ना सामंत था, मतलब उसका मुख्य किरदार था इनका सुदेव राज के शासन का सरभपुरी वंश में, उनके सामंत था मतलब मंत्री था समझ लीजिए। इंद्रबल ने सरभपुरी वंश के अंतिम शासक देखिए प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर सिरपुर क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रख दी, जिसको मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। यह छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये वाला लाइन याद रखना है, वास्तविक संस्थापक मतलब रियल में किसने उसको स्थापित किया है तो वो है इंद्रबल। जो उदयन था वो नॉर्मली चला रहा था समझ लीजिए उसको, ठीक है। इनका ताम्र पत्र मिला है आपको बिलासपुर के मलगा से। इंद्रपुर वर्तमान खरोद, ये भी याद रखेंगे। प्राचीन काल में इंद्रपुर किसको कहा जाता था तो ये है खरौद, जो अभी क्या है जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में है ना खरौद, उसको बसाया था। किसने बसाया था? इंद्रपुर ने। अब याद रखें, देखिए अब क्लियर कट दिख रहा है आपको, इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर ही तो बसाएगा अपने नाम पे। इंद्रपुर एक जगह का नाम बसाया गया जो अभी का क्या है खरौद है। क्लियर हो गया? इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर शहर बसाया गया जो अभी वर्तमान में क्या है खरौद है। इनके 3 पुत्र थे, नन्नराज प्रथम, ईशान देव और भवदेव रणकेसरी, जैसे मैंने ऊपर बताया है। तो अब देखिए यहां पर अब सिंपल सी बात है, इंद्रबल के बाद राजा कौन बनेगा तो नन्नराज प्रथम ही बनेगा, क्योंकि नन्नराज प्रथम ही क्या उसका बड़ा पुत्र था। ठीक, याद रखेंगे नन्नराज प्रथम। देखिए उनके बारे में देखेंगे थर्ड में नन्नराज प्रथम के बारे में। अब होता यह है जब बड़ा भाई जो है ना राजा बन जाता है तो उससे छोटे वाले जो है ईशान देव भवदेव रणकेसरी, इनको भी अलग अलग कुछ कुछ चीज देना पड़ता है। इनके बीच में मनमुटाव स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है। तो इनके दूसरे पुत्र जो ईशान देव है, पहले तो नन्नराज प्रथम, उसके दूसरे पुत्र कौन थे? ईशान देव ने ही खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का शिलालेख का निर्माण करवाया है, उसमें उल्लेख भी है इनके बारे में। अब ध्यान रखेंगे ईशान देव ने ही जो खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, क्या है लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण, वहां के शिलालेख में यही देखने को मिला है कि इस मंदिर का निर्माण ईशान देव के द्वारा करवाया गया है। तो इसे याद रखेंगे, इसी को लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए कि ईशान देव के द्वारा खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है, वहां के शिलालेख में ऐसा लिखा है। और साथ ही साथ इसी मंदिर को लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। और तीसरे पुत्र, अब देखिए दूसरा हो गया ईशान देव, तीसरे पुत्र जो भवदेव रणकेसरी जो है के विषय में जानकारी उसके भांडक शिलालेख से प्राप्त होती है। इसको आगे देखेंगे तो याद रखना है आपको। ठीक है। अब हम करते हैं बड़े पुत्र नन्नराज प्रथम के बारे में। नन्नराज प्रथम है ना, जनश्रुति के अनुसार नन्नदेव प्रथम या नन्नराज प्रथम के विवाह के पश्चात लंबी अवधि तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब देखिए नन्नराज के कोई भी संतान नहीं हुआ बहुत समय बाद भी, तो उन्होंने क्या किया, तीवर देव को गोद में ले लिया। अब एंट्री होता है तीवर देव का। ठीक है, वही तीवर देव जिनका शासन काल को उत्कर्ष काल कहा गया है, काफी प्रोग्रेस का काल कहा गया, मतलब टैलेंटेड था समझ लीजिए। इसीलिए नन्नराज प्रथम ने उनको गोद ले लिया। और गोद लेने के बाद किंतु समय अंतराल में उनके एक पुत्र चंद्रगुप्त का जन्म हो गया। अब देखिए पहले क्या किया, वो बहुत दिन से उनका पुत्र नहीं हो रहा था नन्नराज प्रथम का, तो उसने क्या किया, तीवरदेव को गोद ले लिया। तीवरदेव को जैसे वो गोद लेता है फिर कुछ समय बाद ही उनके एक पुत्र का जन्म हो जाता है चंद्रगुप्त। अब सिंपल सी बात है, तीवरदेव और चंद्रगुप्त में आपस में राजपाट को लेकर के तो मनमुटाव होना ही होना है। इन्होंने अपने दोनों भाइयों ईशान देव और भवदेव रणकेसरी को मंडलाधिपति के रूप में नियुक्त कर दिया था। याद रखेंगे, इन्होंने अपने दोनों भाइयों को ईशान देव, वही जो खरौद मंदिर से संबंधित है, और भवदेव रणकेसरी को मंडलाधिपति मतलब गवर्नर समझ लीजिए उस टाइम का, अलग अलग जो बड़ा पोस्ट के रूप में नियुक्त कर दिया था। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन बना, चंद्रगुप्त और एक तीवरदेव में है ना, ये क्या था, गोद लिया हुआ था महाशिव तीवरदेव, ये बनता है राजा। इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की उपाधि धारण की गई, जैसे सकल कोसलाधिपति, परम वैष्णव। ये सब चीजों को आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ महाशिव तीवरदेव के शासन काल को उत्कर्ष काल कहा गया। इनके बारे में हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अनुयायी थे वैष्णव धर्म के, मतलब मेनली इन्होंने विष्णु जी का मंदिर बनवाया है समझ लीजिए। ताम्रपत्र इनके मिले हैं राजिम से,
बालोद से, गोंडा से। देखिए अब राजीव का, अगर आप राजीव लोचन मंदिर के बारे में जानकारी चाहिए ना, आपको जानना होगा, तो राजीव का जो राजीव लोचन मंदिर है ना, वो मुख्यतः विष्णु जी का मंदिर है। और देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, वैष्णव धर्म की ये अनुयायी थे, मानने वाले थे, तो इन्होंने विष्णु जी के प्रतिमा पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, शैव धर्म वाले शिव जी के। इनका शिलालेख हमें आरंग में ही मिला है। तिवर देव ने अपनी राजमुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण करवाया था, तो इनके शासन काल में काफी इंपॉर्टेंट था। इनका सकल कोसलाधिपति, परम वैष्णव, ये सब इनकी क्या थी, उपाधि थी। देखिए परम वैष्णव मतलब विष्णु से संबंधित है, तो इन सब चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके होने के बाद नन्नराज द्वितीय जो है वो बनता है शासन, है ना, नन्नराज द्वितीय जो बनता है, तो देखिए उपाधि क्या थी इनका, कोसल मंडलाधिपति। अब समझ लीजिए तिवर देव का बेटा है ये, नन्नराज द्वितीय कौन है, तिवर देव का ही पुत्र है, जो शासन पे आता है और उपाधि धारण करता है कोसल मंडलाधिपति। इनका ताम्रपत्र अणभार से मिलता है, जो अणभार कहाँ पर है, शक्ति, तो याद रखेंगे अणभार का। देखिए इन्होंने ही, नन्नराज द्वितीय ने ही अणभार में जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्वार करवाया है। इनके सामंत थे देवरक्षित, इनका भी एंट्री होगा बाद में, इसलिए याद रखेंगे देवरक्षित। उल्लेख है कि बाला अर्जुन के सेनक पाठ अभिलेख में इन्होंने स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। मतलब नन्नराज द्वितीय ने अपने पिता कौन है, इसके तिवर्दे के योग्य पिता का योग्य पुत्र अपने आप को इन्होंने कहा है, ऐसा सेनक पाठ का अभिलेख में। इनकी निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनके चाचा चंद्रगुप्त, अब देखिए मैं पहले ही बोला हूं, जो नन्नराज प्रथम थे, कौन थे, नन्नराज प्रथम, इनका कोई पुत्र नहीं हो रहा था, इन्होंने क्या किया था, तिवरदेव को गोद लिया। उसी उसके बाद एक पुत्र हो गए इनका बाद में, फिर हो गए चंद्रगुप्त। अब तिवरदेव पहले राज किया, तिवरदेव का बेटा बना नन्नराज द्वितीय, ये शासन किया नन्नराज द्वितीय। अब होता यह है कि नन्नराज द्वितीय का कोई पुत्र नहीं होता है, तो शासन इनके चाचा मतलब चंद्रगुप्त के पास चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, महाशिव तिवर का भाई था जो शासक बना, इसकी राज्य अवधि बहुत कम थी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त में देखिए, चंद्रगुप्त के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, बट ज्यादा कोई इनका शासन व्यवस्था रहा नहीं है, इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलता नहीं है। उसके बाद इसका बेटा आता है हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त के बेटा का नाम हर्षगुप्त। देखिए अब गुप्त वाला चीजें आ गई, तो उपाधि इन्होंने धारण किया था प्राक महेश्वर, याद रखेंगे। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, हर्षगुप्त इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना। इनका विवाह हुआ था रानी वासटा से, जो कि मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जानना हमारे लिए, किनका, हर्षगुप्त के बारे में। तो हर्षगुप्त का विवाह जो रानी वासटा से हुई थी, वो कहाँ के थे, वो मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। अभी देखेंगे ये लक्ष्मण मंदिर के बारे में, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का जो स्टोरी है ना, ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अब उसके बारे में जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये देखिए यहाँ पे। तो हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात, है ना, इसी हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी वास्टन, उनकी जो पत्नी थी रानी वास्टन, उनकी यादों को चिरस्थायी बनाकर रखने के लिए, बना कर रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, प्रारंभ किया था। अब आगे समझ, तो हर्षगुप्त का मृत्यु हो जाता है, तो उनकी जो वाइफ है, उनकी जो विवाह हुआ था, जो रानी वास्टा ने ही उनकी यादों को रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाना स्टार्ट किया था, जो अभी का है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। याद रखेंगे लक्ष्मण मंदिर है। तो अब शुरुआत किसने किया था, उनकी वाइफ ने, रानी वास्टा ने, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया, तो महाशिव गुप्त बालावर्जुन के काल में यह लाल ईंटों से निर्मित नागर शैली में बना, मतलब पूर्ण हुआ, और यह भगवान विष्णु का मंदिर है। याद रखेंगे, ये भी देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, है ना, लक्ष्मण मंदिर भी नाम क्या है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, लेकिन है किसना, मुख्यतः ये विष्णु का मंदिर है। मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी। ईशान देव बाण भट्ट का समकाल और घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, याद रखेंगे। तो इनके अलग अलग रचनाएं में ईशान देव के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं, हर्षगुप्त का बेटा आता है कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। छत्तीसगढ़ का इतिहास का स्वर्णकाल, याद रखेंगे, महाशिवगुप्त बालार्जुन। नामकरण बचपन में धनुष विद्या में निपुण होने के कारण बाला अर्जुन भी कहा गया। समझ में आ रहा है, अर्जुन एक एग्जाम्पल है, जैसे अर्जुन को हम बोलते हैं ना, धनुष विद्या में निपुण है अर्जुन, महाभारत वाले अर्जुन, तो उन्हीं के नाम में बाला अर्जुन, मतलब बालक अवस्था में, बाल्य अवस्था में, बचपन में इन्होंने धनुष विद्या में बहुत निपुण होने की वजह से इनका नाम बाला अर्जुन रखा गया था। शासनकाल 595 ईस्वी से लेकर के 655, लगभग 60-70 साल इन्होंने शासन किया है। और पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला भी महाशिवगुप्त ही रहा है, याद रखेंगे। उपाधि इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ये भी अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अनुनायी वे शैव धर्म को हो गया। अब ये शिव जी को मानने वाला होगा, लेकिन किंतु सिरपुर का पांडु वंश वैष्णव धर्म का अनुनायी। देखिए सिरपुर का जो पांडु वंश जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उदयन से लेकर के सभी लोग क्या थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। लेकिन महाशिव गुप्त जो बालाजी है, बाला अर्जुन है, ये शैव धर्म को मानने वाले निकले। समझ, नाम में ही लिखा है महाशिव गुप्त, मतलब शिव जी को मानने वाले ये अपने आप को कन्वर्ट कर दिए। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि इससे पहले जितने भी जो राजाएं थे इस वंश में, सोम वंश में, सिरपुर के सभी लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन जो महाशिव गुप्त बालार्जुन है इन्होंने शैव धर्म को मानने लगे। ठीक है, इनका अभिलेख है, लक्ष्मण मंदिर में इनका अभिलेख मिला, सिरपुर में सेनक पाठ अभिलेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है ना। वे शिव रक्षित, देव रक्षित, दुर्ग रक्षित या बालार्जुन के समकालीन, याद रखना है, इनके बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। ताम्रपत्र इनका मिला, सिरपुर में इनके 27 ताम्रपत्र मिले, जिनको रविंद्रनाथ मिश्र और विष्णुदेव पाठक दी ने मल्हार में मिला है, बोंदा ताम्रपत्र में मिला है। उपलब्धि देख लेते हैं क्या इनका। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हुआ। साथ ही महाशिवगुप्त का शासनकाल धर्म सहिष्णुता का श्रेष्ठ था, सभी तरफ से विकास हुआ, सभी धर्मों को यहाँ पर बढ़ने का मौका मिला है, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को आदर सम्मान मिला है, इसीलिए इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कैसे आप बोलेंगे कि सभी धर्मों को किस प्रकार से इन्होंने मदद किया है, किस प्रकार से सम्मान दिया, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवा दिया, वैष्णव धर्म के लिए लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण करवा दिया, पूर्ण करवाया। शैव धर्म के लिए इन्होंने अनेक शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया। इसका मतलब यह है कि बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, सभी धर्म के लोगों का सम्मान प्रॉपर किया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को जोड़ा जाता है। अनेक शिव मंदिर में एक गंधेश्वर महादेव मंदिर बनवाया है, देख सकते हैं सिरपुर में महाशिवगुप्त ने। बालकेश्वर टारक शिव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, याद रखेंगे पलारी का जो शिव मंदिर है उसको कौन बनवाया है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में बना, याद रखेंगे। अंडल देव मंदिर जो खरौद में है ना, भंडल देव है शायद, खरौद में जो मंदिर है, खरौद का जो शिव मंदिर है उसका भी निर्माण महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में देखने को हमें मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसीलिए ही सभी धर्मों को ये मानने को प्रेरित करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसीलिए इनके काल को स्वर्ण काल कहा गया। इनके समकालीन जो शासक, अगर भारत लेवल पे हम बात करेंगे तो हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश का हर्षवर्धन था, पुलकेशन द्वितीय था चालुक्य वंश से, नल वंश से विलास तुंग था, जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, नल वंशी शासक विलास तुंग के बारे में। इनके शासन काल में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये इनके क्या समकालीन शासक थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन के पश्चात कुछ शताब्दी तक रणकेसरी, वही रणकेसरी जो 3rd नंबर के बाद थे, ईशान देव सबसे पहले कौन थे, नंदराज प्रथम, 3 भाई थे ना ईशान देव के 3 पुत्र, उसमें एक रणकेसरी था वही, और शिव नंदी ने संभाला। एहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण कर पांडु वंश का शासन समाप्त कर दिया। तो जो भारत देश के जो दक्षिण वाले एरिया में है ना, भारत देश के दक्षिण वाले एरिया में पुलकेशवन द्वितीय जो चालुक्य वंश से संबंधित थे, इन्होंने आक्रमण किया छत्तीसगढ़ वाले एरिया में और खत्म कर दी इस वंश को। और पांडुवंशी शासक तिवर देव का जो राजिम अभिलेख है 1785 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिसे इस वंश के बारे में पहली जानकारी प्राप्त हुई थी। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सोम वंश के कलिंग के सोम वंश। तो 9वीं से 11वीं शताब्दी में, कलिंग मतलब उड़ीसा वाले एरिया में, इसके संस्थापक कौन थे, शिवगुप्त, याद रखेंगे। शिवगुप्त, हर्षगुप्त और चंद्रगुप्त और महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये सब सोम वंश से संबंधित है, लेकिन सिरपुर वाले शाखा से। अब शिवगुप्त जो है वो कलिंग वाले शाखा से देखते हैं। इनकी उपाधि त्रिकलिंगाधिपति। सिंपल सी बात है, कलिंगा लिखा है मतलब समझ जाना कि कलिंग वाले शासन पे संबंधित है। त्रिकलिंगाधिपति, शिवगुप्त छोड़कर सभी, शिवगुप्त ने ये उपाधि धारण नहीं किया है ना, शिवगुप्त को छोड़ करके। कौशलेंद्र, शासन क्षेत्र कौशल वाला, कलिंग वाला और उत्कल भी उड़ीसा, कलिंग भी उड़ीसा, ये उड़ीसा वाले एरिया पे मेनली शासन इनका चलता था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार महाशिवगुप्त के पुत्र महादेवनंद ने अपनी प्रशस्तियों में स्वयं को पांडुवंशी कहना बंद कर दिया और उसके स्थान पर सोमवंशी शब्द का प्रयोग कराने लगा था। तो महाशिवगुप्त के जो पुत्र है, इन्होंने अपने आप को सोमवंशी ऐसा माना गया है, कंफर्म नहीं। इस वंश के राजा शासक बनने पर व्यक्तिगत नाम के साथ राजकीय नाम धारण करते थे। तो जो कलिंग के सोमवंश है, कलिंग के सोमवंश के राजा लोग अपने नाम के साथ साथ राजकीय नाम को भी धारण करते थे। राजकीय नाम थे महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, जो क्रमानुगत परिवर्तनीय थे, अर्थात
महाशिव का पुत्र महाभवगुप्त, इसका पुत्र पुनः महाशिव गुप्त की उपाधि, मतलब अपने पिताजी का नाम को भी शामिल करवाते थे, समझ लीजिए, ज्यादा नहीं। अब देख लेते हैं प्रमुख शासक में कलिंग के सोमवंश में महाशिवगुप्त संस्थापक था, प्रथम शासक था। त्रिपुरी के, अब इसको ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां से देखिए, इनके राज्यकाल में त्रिपुरी के कलचुरी शासक मुग्ध तुंग ने कौशल पर चढ़ाई की और इसके अधीन रहे पाली कोरबा क्षेत्र को छीन लिया। अब इंपॉर्टेंट है, तो जब कलिंग के सोमवंश शासन कर रहे थे, शिवगुप्त जी शासन कर रहे थे, उसी टाइम अब इधर कौन आ चुका है, कलचुरी वंश का शासन भी बढ़ गया है। तो कलचुरी वंश के जो राजा थे, जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश, समझ रहे हैं, कलचुरी वंश में दो शाखाएं, रायपुर के और त्रिपुरी के भी देखेंगे। तो त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश थे उनके द्वारा आक्रमण किया जाता है, और यहाँ के राजा जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक मुग्ध तुंग ने इन्हीं शिवगुप्त को हरा करके पाली, जो अभी के कोरबा वाले एरिया में, उसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो याद रखेंगे कि इनके शासनकाल में, कलिंग के सोमवंश के शासनकाल के दौरान ही कलचुरी शासकों का इधर एरिया बढ़ना स्टार्ट हो गया था, छत्तीसगढ़ की साइड वो लोग आना स्टार्ट कर दिए थे और आक्रमण भी करना स्टार्ट कर दिए थे, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय, दूसरा नाम है महाभवगुप्त, याद रखें, ठीक है। इनके अन्य नाम था धर्मकंद, स्वभावतुंग। इनका शासनकाल 880 से 920 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने उपाधि धारण की है त्रिकलिंगाधिपति। कौशलेंद्र में पहले ही बता चुका हूं, देख सकते हैं यहाँ पर। अन्य उपाधि में परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि। राजमुद्रा में लक्ष्मी जी का अंकन देखने को मिला है। कलचुरियों को पराजित कर अपने, अब ये इंपॉर्टेंट देखिए, इन्होंने ही संभवतः, जो कलचुरी शासकों ने जिस क्षेत्र को, पाली को जो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, उसको पुनः हरा करके कलचुरियों को अपना जो क्षेत्र उसको पुनः प्राप्त कर लिया था, ठीक है। जन्मेजय ने सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था, बाद में सभी राजाओं ने धारण किया, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले जो त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करने वाले महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय ही है। दूसरा है महाशिवगुप्त, याद रखेंगे, महाशिवगुप्त लिखा है, ठीक है, प्रथम, जिसको ययाति भी बोलते हैं। इनका शासनकाल 920 से 955 ईस्वी तक रहा है। शिलालेख है, मारंजमूर शिलालेख से मिला है। इन्होंने ही चेदी नरेश दुर्ग राज को पराजित किया था, संपूर्ण उड़ीसा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है महाभवगुप्त, सुप्त लिखा, सब गुप्त है, ठीक है। द्वितीय जो भीमरथ के नाम जाना जाता है, 955 से 975 ईस्वी तक, राजधानी ययाति नगर, शैव धर्म का अनुयायी था। इन्हीं के शासनकाल में कलचुरी शासक लक्ष्मण राज द्वितीय, जो त्रिपुरी नरेश का 945-970 के बीच कौशल और ओंड्र पर आक्रमण हुआ, वहां के शासक को पराजित किया, किंतु इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इसे पृथ्वी का भूषण अर्थात कली का कल्प वृक्ष भी कहा गया है। तो कलचुरी शासकों को इनके काल में भी आक्रमण हुआ था, बट ये हारा नहीं था उनसे, है ना, कलचुरी वालों से, इसलिए इन्हें पृथ्वी का भूषण तथा कली का कल्प वृक्ष भी कहा गया है। अगला है महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, जिसको बोला जाता है, 975 से 995 ईस्वी तक। कमल पर बैठी लक्ष्मी जी का अंकन इनके राजमुद्रा में देखने को मिला है। महुलपारा अभिलेख हो गया है ना। इसके अनुसार धर्मस्थ ने आंध्र तथा गौड़ के नगरों को जला दिया था। इस युद्ध में इनके भाई इंद्रदत्त ने इसका साथ दिया था और इसने इंद्रस्थ को कलिंग का गवर्नर नियुक्त किया था। तो महाशिवगुप्त द्वितीय जो धर्मरथ है, इनके भाई जो थे इंद्ररथ ने इनका साथ दिया था, इसलिए इंद्ररथ को कलिंग का गवर्नर इसने नियुक्त कर दिया था। इनके राज्य का विस्तार आंध्र तक किया। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इन्हें द्वितीय नाम भी, याद रखेंगे, ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख इन्हें द्वितीय परशुराम भी कहा गया है। उसके बाद है महाभवगुप्त तृतीय नहुन। इनका अलग अलग शॉर्ट ट्रिक नाम है नहुन। ऊपर से देखिए हम लोगों ने देखा धर्मरथ, भीमरथ, ययाति, है ना। तिनका जन्मेजय, तिनका याद रखें, इस प्रकार से भी नाम को रखा गया है। नहुन जो है 995 से 1010 ईस्वी इनका शासन इनके संबंधियों द्वारा ही साम्राज्य पर अधिकार लेकर विद्रोह हो गया। मतलब ये संभाल नहीं पाया शासन को और अभी लोग अपना अपना अधिकार क्षेत्र की लड़ाई करने लगे, है ना। साम्राज्य में अधिकार को लेकर विद्रोह होने लगा, ठीक है। इनके समय में इंद्ररथ ने कलिंग के गवर्नर पद पर बना। इनके समय में भी जो इंद्ररथ था वो कलिंग के गवर्नर ही था। अब यही इंद्ररथ आता है मेन। अब देखिए इंद्ररथ शासनकाल 1010 से 1022 तक बानपुर अभिलेख से देखने को मिलता है। 1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक, अब देखिए चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अयाति नगर पर आक्रमण कर इंद्ररथ को कैद कर लिया, बाद में उसकी हत्या भी कर दी। तो चोल शासकों ने इनके शासनकाल में आक्रमण कर दिया, इंद्ररथ को हरा करके उसको कैद करके उनकी हत्या भी कर दिया, ठीक है। इनके शासनकाल में सोमवंशियों का एक बड़ा भाग इनसे
छीन लिया गया था। हार गए तो छीने गए। कलचुरी, भोज, परमार, चोल वंश के राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल, ओण के विजय अभिलेख के नाम उल्लेखित है। और लास्ट में इधर आ रहा है महाशिवगुप्त तृतीय, जो कि है चंडीहर आयाति विशेष, इन्होंने अपने साम्राज्य के वैभव को पुनः प्राप्त किया। उसके बाद है लास्ट में उद्योत केसरी, जो है महाभवगुप्त चतुर्थ 1040 से 1065 ईस्वी तक जानकारी। इनकी माता कोलावती के भुवनेश्वर अभिलेख से उद्योत केसरी के विजय के अभियान की सूचना प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन्होंने कौशल और उत्कल दोनों क्षेत्र पर शासन किया था। बहुत लंबा है, देख सकते हैं। जन्मेजय चतुर्थ आता है ये उपाधि, इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति। उसके बाद है कर्ण केसरी, इन्होंने कर्ण केसरी अंतिम शासक। तब प्रथम शासक और अंतिम शासक को जरूर याद रखिए, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्ण केसरी अंतिम शासक थे। इनके अभिलेख रत्नागिरी अभिलेख से मिला है। गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने उत्कल क्षेत्र से एवं कलचुरी नरेश जाजालदेव प्रथम ने कौशल क्षेत्र से शासनों का समाप्त कर दिया। तो कलचुरी नरेश जाजालदेव प्रथम ने भी आक्रमण कर दिया। इधर से गंगवंशी शासक जो अनंत वर्मन थे, इन्होंने भी शासन कर दिया। तो दोनों तरफ से इन्होंने फिर टोटल मिला करके कलिंग के सोमवंश को पूरी तरह पराजित करके अपने शासन क्षेत्र में हरा दिया। और कलिंग के जो सोमवंश का जो अंतिम शासक था वो था कर्ण केसरी, याद रखेंगे। अब लास्ट है हमारा बाण वंश, है ना। तो इनका काल 9वीं शताब्दी के आसपास का था। महामंडलेश्वर उपाधि धारण मल्लदेव इनका संस्थापक थे। महामंडलेश्वर, इनका राजधानी कौन सा था? पाली कोरबा वाले एरिया में था ये। विशेष बाणवंशी मूलतः आंध्र प्रदेश के माने जाते हैं। प्रमुख शासक में विक्रमादित्य काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 9वीं शताब्दी में पाली के प्रस्तर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, इसीलिए इंपॉर्टेंट मैंने बोला ना। विक्रमादित्य ही है जो पाली का जो शिव मंदिर आप देखेंगे मेन रोड में ही है पाली का। तो इनका निर्माण करवाने का श्रेय निर्माण किनके द्वारा करवाया गया है? तो विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? बाण वंश से संबंधित थे, जिनका जीर्णोद्धार बाद में कलचुरी शासक जाजालदेव प्रथम ने करवाया। ठीक है, जिसको बाद में जाजालदेव प्रथम ने इनका जीर्णोद्धार करवाया गया, मतलब इसको रिनोवेशन या फिर क्या बोला जाए, सुधार करवाया गया था। ठीक है, बाण वंश के अनेक शिलालेखों में विक्रमादित्य की पहचान जयमेरु जयमक के रूप में की गई है। तो बहुत सारे शिलालेख में जयमेरु है, जयमक बोला गया है, जो कि कौन है? विक्रमादित्य है। त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने ही विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त कर दिया। विक्रमादित्य को फिर पराजित कर देता कौन? त्रिपुरी के कलचुरी वंश में। बोला ना, धीरे धीरे हम क्या होगा, शंकरगढ़ जो कलचुरी वंश के शासक थे, इन्होंने विक्रमादित्य को हरा करके इस वंश को समाप्त कर दिया और पाली वाले एरिया को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया। देखिए, अब हम पूरे स्टोरी में हम क्या पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके कलचुरी शासकों का यहाँ दबदबा बढ़ते जा रहा है। एक एक करके धीरे धीरे करके जितने छोटे छोटे जो स्थानीय राजवंश थे छत्तीसगढ़ में, उनको खत्म करते जा रहा है, मतलब पराजित करते जा रहा है। और इसी के बाद कलचुरी वंश के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। तो ये आज के जो लास्ट, ये हमारा क्लास के बाद छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कलचुरी वंश और एक और दो वंश और देखेंगे जो उस शासन काल के दौरान हुआ है, जो कलचुरी वंश के शासन के दौरान आक्रमण हुआ है। तो उनको समझेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में। तो इस चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर एक बार देख लेते हैं, पाली वाले एरिया में बाणवंशी लोग शासन करते थे 9वीं 10वीं शताब्दी में। कलिंग वंश का देख सकते हैं आप 9वीं 11वीं में उड़ीसा वाले में, पांडु वंश सिरपुर में, मैकल वाले में मैकल के सोमवंश, कांकेर वाले में कांकेर के सोमवंश। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, सभी वंशों को समझ पा रहे हैं, है ना, कि डिटेल में हम लोगों ने देखा है, हर एक चीज को देखा है। और धीरे धीरे करके सोमवंशी शासकों को कलचुरी शासकों के द्वारा पराजित करते हुए कलचुरी वंश का यहाँ पर स्थापना कर दिया जाएगा, जिसका स्टोरी है, जिसकी कहानी हम लोग छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास, जो इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में समझेंगे कलचुरी वंश को डिटेल में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर कॉलेज नॉलेज मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना होगा, वहां पर आपको मिलेगा इस सब चीज का पीडीएफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।